जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ 65 एपिसोड के साथ। तो मिशन की तैयारियां शारियां शुरू हो चुकी हैं, तो दिल थाम लीजिए। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये क्यों? वो हिम्मत की आंखें चुराए बोली, पर आवाज़ काम गई। मुझे भी पता चल गया कि तुम्हें मुझसे इश्क है। मैं बदबख्त मोहब्बत तलाश कर रहा था। आकिब की हरारत छोड़ते जुमलों पर वो उसे देखती आंसू रोक ना सकी। दिल तो फूट फूट कर रोने का चाहा, पर उसके सामने दिल की कैफियत यहाँ कर देती तो कमज़ोर हो जाती। ऐसा कुछ नहीं। खुश्क बढ़ते होंठों पर जुबान फेरे, आंखें चुराते नफ़ी की, लेकिन इस बार वो मोहब्बत की हदों को पार करता उसकी सांसों को तस्खीर करने वापस ना उठने के लिए जब झुका तो लगा पूरे वजूद में फैले जहर का एंटीटोड मिल गया हो। अपना हाथ नीब के सर तले रखते उसकी हर तकलीफ बांट ली, और उसके यूं हक लुटाने पर जी जान से फड़फड़ाती चिड़िया उसकी जनूनी वार से फौरन घायल हो गई कि मज़ाहमत भी करती तो जान निकल जाती। सांस इस्तवार करता वो कई लम्हे समृद्ध से मुस्तफ़ीद हुए, अपनी पहली जगह वापस उठाया। हाथ उसके सर से निकालते उसके बालों में उंगलियां फेरी तो वो मुंह फेर गई। आकिब की आंखों में सुरहाई थी। आकिब ने झुककर उसकी कन पट्टी चूमी तो वो बुरी तरह रो पड़ी, पूरा वजूद कांप उठा था। अनीब, मैं हार गया तुम्हारे जज्बात के आगे। भले तुमने मुझे इस हार की राहत ना दी हो, क्योंकि ये सब तो आंखों से ही जाहिर हो जाता है। मेरा दिल सफाक होगा, पर आंखें नहीं हैं। ये पूरी ईमानदारी से रोती भी हैं और मुस्कुराती भी हैं, तुम्हें देखती भी हैं। माफ़ कर देना मुझे इसके लिए। आकिब के अल्फाज की तमाज़त उसके रोने में तेज़ी लाई। अगर वो इसी तरह रोती रहती तो वो कुछ कर बैठता। तभी इस पर से निगाह हटाए उठा और तेज़ी से रूम से निकल गया, जबकि अनीब की सिसकियों में उसकी तकलीफ, बेबसी और न जाने कौन कौन सी हार शामिल हो गई। रूम की खिड़की से व्यू बहुत खूबसूरत था। तारिया ने कर्टल हटाए और शाम की खूबसूरती पर नजर टिकाए बाहर देखने लगी। सब्जा था, और वहीं पिछली तरफ गार्डन यार्ड में मोतिये के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू दारिया को रूम में आती महसूस हुई। और सामने नारंगी सूरज डूब रहा था। परिंदों का शोर बुलंद था, पर घरों को लौटते परिंदों की चहचहाट में दर्द था। दिल डरा तो दारिया की सुनहरी आंखें भीग गईं। पता नहीं इस शहर की शामें से हमेशा से बुरी क्यों लगती थी। हाथ मुंधोए कोट उतार कर हैंग किए, ब्लैक शर्ट की कप फोल्ड करता वो कमरे में अपने सहर बखेरता ज़रा फिक्रमंद सा दाखिल हुआ, तो इसे दारिया चुपचाप खिड़की से लगी दिखाई दी। लम्हा सर्फ किए वो उसके अकब में आ रुका, अपने हाथ उसके इतराब बांध कर अपने सीने से जोड़ा। क्या बात है हसीना? उसकी थकन महसूस किए दारान ने इसकी गर्दन से लगकर प्यार करते अपनी गाल आगे को सिरक कर उसकी गाल से रगड़ी, तो वहाँ फैली नमी पर फौरन पकड़ कर सामने किया तो वो रोती आंखें छुपाती उसके सीने लग गई, चेहरा छुपा लिया। हे वाई आर यू क्राइंग, इधर देखो। उसका सीने से लगा चेहरा पकड़े अपने सामने किया तो भीगी आंखों वाली दिल में उतर गई। डर लग रहा है मुझे, जैसे कुछ होने वाला हो। माहिर, मैं जिंदगी में कभी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ी जितनी इस लम्हा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सी तकलीफ फील हो रही है। अपने एहसासात समझाते वो सिसकी। तारा ने पहले तो उसके आंसू पूंजे और फिर वापस अपने हिसार में भरकर अपने सीने की राहत बख्शी। तब तक इसे यूं ही खुद से लगाए रहा जब तक दारिया के वजूद की कपकपाहट ना खत्म हुई। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। थोड़े से दिन है आजमाइश के, गुजार लो। अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं तुम्हें यूं प्रेशराइज ना करता। लहजे में मला लिए उसके बालों को संवारते बोला। तारिया ने मुश्किल सांस ली। माहिर, वो बोली, पर आवाज़ लरस गई। जी स्वीट हार्ट। उसका चेहरा हाथों में भरे इससे दुगना बेकरार था। वो आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर लग रहा है। मुझे कुछ हुआ ना तो आई नो मुझसे पहले तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मुझे मत भेजो, मेरा दिल घबरा रहा है। आवाज़ इस बार बैठ सी गई थी। तारान ने उसके चेहरे पर बेतासुर निगाहें जमाई और गहरा सांस भर गया। इसे आज़ाद किया और वहीं मैट्रेस पर जा बैठा। दारिया झट से उसके कदमों में बैठी, उसकी आंखों में आस थी। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, चॉइस नहीं है कोई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दारिया, मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो। मैंने तुम पर तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल दिया है, लेकिन मेरे पास तुम वाहिद हथियार हो जो ग्रेवल पर चिल्लाया जा सकता है। तुम कमज़ोरी हो उसकी। ये सब कहे वो इसे ही दुख से देख रहा था, जो तारान की आंखों में जलन तलाश कर रही थी। लेकिन नफ़रत मिली, वो भी ग्रेवल के लिए। तुम्हें जलन नहीं हुई कि वो मेरे लिए फीलिंग रखता है। वो उसका और अपना ध्यान भटका रही थी। तुम मेरे दिल में झांक सकती हो। वो उल्टा उसका हाथ पकड़े सीने से जोड़ता बोला, तो दारिया उठकर फौरन उसके पहलू में बैठी। उसकी गर्दन में बाजुओं का हार परवाई लिपट गई, जैसे सहम गई हो। हाँ, झांक सकती हूँ। तारान ने उसकी कमर की तरफ बाजू इसी शिद्दत से लपेटे। बताओ क्या है वहाँ? वो उसके गले लगे ही बोला, जिसकी धड़कन बहुत सुस्त हो गई। तुम बताओ ना प्लीज़। लहजे में आंसुओं की आमेजिश खुली तो धीरे से रूबरू हुई। तुम्हें खो देने का यकीन। दारान के जवाब पर दारिया की आंखों में अजियत उतर आई। वो बेसाख्ता दूर हुई। क्या बकवास है ये? दिल चाहा तक खींच कर उसके मुंह पर मारे।
वो जहन्नम है जिसमें तुम्हें अपने हाथों धकेलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम आखिरी सांस तक अपनी हिफाजत करोगी। जहाँ थक कर हारने लगी मैं आ जाऊँगा फिर से, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कुछ हो जाएगा हमारे बीच। इस यकीन को डर कहते हैं जो मुझे भी लग रहा है, जल रहा हूँ। उसकी सच सुनकर दफतन दारिया की आंखें भीगी। यू नो वट, तुम बहुत बुरे हो। वो रोती हुई मुंह मोड़ गई से दारान की सफाकियत से खौफ आने लगा था। उसके हाथ कांपते देखकर दारान ने उनको अपने हाथों में कैद किया। सब अच्छे से भी निमट सकता है, हर पॉसिबिलिटी मौजूद है, तुम पहले ही रो और रूट कर खून सुखा लो अपना। उसके तर रुखसारों पर होंठों को नरमी से रखे चूमा तो वो नफ़ी में सर हिलाती, इसके सीने से बैठे बैठे लिपटी, दिल भरा था तभी रो पड़ी। तुम कैसे कह सकते हो कि कुछ हो जाएगा? माहिर, तुम्हें कुछ हुआ ना, मुझे मरकर भी चैन नहीं आएगा। प्रॉमिस में तुम मुझे किसी आजमाइश में नहीं डालोगे। मैं सारे अहद तोड़कर रूठ जाऊंगी। सुन रहे हो ना? जन्नत में नहीं मिलूंगी तुम्हें। अल्लाह को कहूंगी वो मुझे माहिर को ना दें। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। तुम्हारी आंखें रंग बदल रही हैं और ये अच्छा रंग नहीं है। बच्चों की तरह बिलक कर उसके सफाक इरादों से पनाह मांग रही थी, जबकि वो सब बर्दाश्त कर सकता था, दारिया का रोना नहीं। क्या करूं कि तुम्हारे आंसू थमे, सुकून मिले और मुस्कुराओ। वो उसकी ऐसी हालत देखने का कहाँ आदी था। मुझसे प्रॉमिस करो खुद को मेरे हाथों शूट करवाने जैसा गंदा आर्डर नहीं दोगे। दारिया का दिल इतना शिफाफ था कि उसके वहम भी सच्चे थे। दारान कुछ देर तो बोल ही ना सका। बात सुनो दारिया, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई भी तो तुम्हारी गोली से कैसे बचना है मैं पहले ही तदबीर कर चुका हूँगा। ये याद रखना, हम तमाम प्लानिंग करेंगे तो फिर ये फजूल वादा क्यों? वो बिगड़ा तो वो मज़ीद बुरा रोई। उसकी सिसकियाँ दारान से बर्दाश्त ना हुई। नहीं, तुम कभी भी जान ले सकते हो मेरी, वादा चाहिए, वरना पहले ही रो और डर कर जान दे दूँगी। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। दारान ने घूर कर देखा तो वो सारे आंसू उसकी गोरी के सबब पी गई। मेरे कहे का यकीन नहीं है जो वादा मांग रही हो। इट्स हर्टिंग दारिया। वो वादा ही तो नहीं चाहता था, तभी उठकर बरहमी से पैंतरा बदलते बोला। वो मुरझाए चेहरे के संग से तकती खड़ी हुई। अल्लाह करे मर जाऊं मैं, फिर तुम्हें कदर आएगी। उसकी सीने पर मुक्का बरसाती बोली तो कितनी ही देर दारान उसके जुमले की ताबनाकी पर सुन रहा, और फिर उसके दोनों बाजू दबोच कर गुस्से भरी आंखें इन डरी अफसुर्दा आंखों में गाड़ी, जहाँ नमी पल पल बढ़ रही थी। क्या बक बक कर रही हो दारिया? कैसे बद्दुआ दे सकती हो तुम मेरी फ्लोरेंस को? कब कदर नहीं की मैंने तुम्हारी? मुझ पर यकीन टूट गया है क्या? वो आवाज़ ये पूछते बिखरी तो दारिया ने अजीब सांस दिक्कत से खींचते मुंह मोड़ा। आई एम सॉरी, पर मैं ठीक नहीं फील कर रही माहिर। ऐसा लग रहा है तुम छिन जाओगे माहिर। मैं तुम्हारे बिना एक सांस भी नहीं ले सकती अब। ख़त्म हो गई है दारिया। समझो इस बात को, मुझसे वादा कर लो, जितना बेयकीन कहना है कह लेना, पर एक वादा देकर मुझे सुकून दो, मेरा दिल फट जाएगा। उसकी गिरेबान पर हाथ जमाती यूं अटक अटक कर बोली जैसे उसकी धीरे धीरे सांस मुश्किल हो रही हो। आई प्रॉमिस, बस रिलैक्स। तुम यूं करके डरा देती हो मुझे। पकड़ कर अपने सीने लगाता इस बार इसे हिलने भी ना दिया, जबकि वादा पाकर वो कुछ सुकून में आ गई। तारान के सीने लगकर ठीक से सांस लेने लगी। दोबारा एक वादे के लिए कभी मुझे इतना मत सताना। मैं वादा मांगूँ तो फ़ौरन कर लिया करो माहिर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा देर करना। अब तक आवाज़ में नमी घुली थी। वो उसके लिए बिल्कुल पागल वाली हरकतें करके दारान का दिमाग भी ख़राब कर चुकी थी। मैं नहीं करूँगा देर। तारिया प्लीज़ मत रोया करो मेरे सामने। खुद को बहुत नाकारा महसूस करने लगता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मैं तुम पर आखिरी सांस तक किसी की बुरी नज़र भी पड़ने नहीं दूँगा। मैं खुद की भी हिफाजत करूँगा। सुकून दारिया को बस आखिरी जुमले ने दिया, तभी वो एड़ियों के बल जरा उठे। खुद ही उसके चेहरे की ओर बढ़कर अपने आखिरी जुमले का सुकून तारान की सांसों के हवाले कर गई, जिसकी दारिया के गिर्द मजबूत होती गिरफ्त इस सुकून को महसूस करने का सबब थी। खुद की हिफाजत पहले करना। मेरे पास इस वक्त जो सबसे कीमती असासा है वो तुम ही हो माहिर। मैं तुम्हारे लिए बहुत डरपोक हो रही हूँ। मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल होता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा तुम बिन गुजारा मुश्किल हो गया है। मैं इस खुशबू के बिना सांस नहीं ले सकती अब, जो तुम्हारी सांसों का हिस्सा है। उसके एतराफ़ सुनकर सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा। चेहरा तकलीफ़ के रंगों से जर्द हुआ, नीली आंखें गम खाना बनी। वो उसके बिना वाकई मर जाती, ये साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। दारिया बस करो प्लीज़, मत बोलना खुदा के लिए एक भी मज़ीद लफ्ज़। उसके होंठों पर हाथ रखे जैसे चुप करवा रहा था वो, और दिल बर्दाश्त हुई। गालियाँ थोड़ा दी हैं जो जान जा रही है, रोई सी मिनमिनाई। दारान ने उसके चेहरे का हर नक्श प्यार से छुआ तो सारी तकलीफ़ें सरूर तले दब गई। फायर तुम्हारे हैं ना, वो भी सीधे दिल पर। सुधर जाओ तुम। शिकवा इसने भी जम कर किया।
वो ढीली पड़ती उसके सहारे खुद को छोड़े उसके सीने में मुंह छुपा गई। बिगड़ी कबूल नहीं हूँ क्या? सीने में मुंह दिए ही बोली। बिगड़ कर खून चूसती हो मेरे दिल का? सांस रोक दी थी बिना कुछ किए ही। रेस्ट कर लो थोड़ी देर। उसके ढीले वजूद को बाजुओं में उठाए वो पलट कर नर्म मुलायम मैट्रेस पर लेटा गया। मेरे पास आओ ना प्लीज़। फिर से रो तू आंखें लिए लेटे लेटे बाहें फैलाई तो दारान शूज पैरों से ही उतारता उसके बाजू पर सर रखे पास ही लेटा तो दारिया की मुरझाई सूरत पर बाहर आ गई। नाउ हैप्पी? उसके बाल सहलाते उसकी जबी चुमी जिस पर वो काफ़ी बेहतर मुस्कुराई। बहुत सारा हैप्पी, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। उसकी गाल चुमती उसकी आंखें छुए बस उसका बस न चल रहा था वो दारान को उठा कर दिल में छुपा लेती। न जाने क्यों पर दारिया में आज उससे भी माँ की जुनूनियत दिखाई दी तभी तो वो डर रहा था। दिखाई दे रहा है स्वीट हार्ट? वो डरा डरा बोला तो इस बार वो पहले से शरारती मुस्काई। बदतमीज हो तुम, कहो कि तुम भी प्यार करते हो। फौरी उसको दबोचा। मैं तो मरता हूँ तुम पर फ्लोरेंस, मेरी बहार, मेरी चुड़ैल, मेरी मर गए जज्बात। तो उसके जवाब पर हंस दी। उसे पसंद आया ऐसा दारान। नाउ आई फील बेटर। वो ये बोलकर दारान को भी सुकून दे गई जिसने उसके बाद बस इसे किसी मताए ख़यात की तरह अपने वजूद में गुम कर लिया जैसे कभी अलग करना ना चाहता हो। व्हाट? उफ दारिया उफ। नाश्ता करने के बाद अयाद और हमीद ज़रा लाउंज में ही बैठे थे जब मजाक और नाराज़गी परे किया अयाद ने मामू से जिमल वाला मामला डिस्कस किया। दारिया जाते हुए अयाद को बारिश का नंबर देकर गई थी और बारिश और अपने लोगों को सफ्तर पाशा के पीछे भी लगा रखा था। चूंकि वो खुद चली गई थी तभी अब जिम्मेदारी अयाद के सर थी। मामू दारिया ने कहा है वो इतने कसूरवार नहीं, मुझसे मिलना चाहते हैं, पर आप ही बताएं मैं कैसे दिल बड़ा करूं। हम सब ने उनकी वजह से क्या क्या सहा ये भूलना नामुमकिन है। माया और मावल किचन में मेड आपा के संग मज़ेदार खीर बना रही थी क्योंकि अभी तक माया ने भी मीठा ना बनाया था। सो हमीन ने ही ये आइडिया दिया कि दोनों खाला बांजी आज साथ में ये मीठी रस्म निभा लें। अयाद के कमज़ोर पड़ते लहजे पर हमीन ने उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में लिया। तारिया हमेशा ठीक होती है जिमल जलाल खान शायद दुनिया की ना सही, मेरी ना सही, लेकिन अपने बच्चों की माफ़ी का मुस्तहिक ज़रूर है। अगर तुम हिम्मत करो तो मिल सकते हो। सफदर पाशा जब तक पकड़ा नहीं जाता तो मैं जिमल का हाल अहवाल पूछना चाहिए। दारिया के कहे के मुताबिक जिमल को जहांगीर भाई की तरफ पहुंचा दो, वहां तुम्हारा बाप ज़्यादा सेफ रहेगा। वो मामू के चेहरे को हैरत से तक रहा था। क्या माया की मसीहाई इतनी खास थी कि मामू ने अपनी नफरत पर से पूछ डाल दी? आपने अपना दिल कैसे नरम कर लिया? वो खफा था। हमीन मुस्कुरा दिया। जब से सच जाना हो करना पड़ा, तुम भी कर लो। हमीन की आवाज़ में खराश पड़ी जिस पर अयाद ने सर को इस बात में हिलाया। मैं भारत से कहता हूँ कि उन्हें चुगताई पैलेस पहुँचा दे, जहांगीर अंकल को भी बता देता हूँ। अयाद ने उठ खड़े होते मामू को कहा और फ़ोन पर नंबर डायल करता कमरे का रुख कर गया। उसे उदास मावल देख चुकी थी तभी माया को कुछ देर तक आने का कहे कमरे में भागी तो माया भी मेड को खीर का ध्यान रखने का कहे बाहर लाउंज में आई। हमीन की अयाद कुछ परेशान थे कि आपने इनसे रात के लिए सॉरी नहीं किया। माया को घबराया देखे हमीन ने उसका हाथ पकड़े वहीं बिठाया। वो हम दोनों की मस्ती है और चलती रहती है, इसके लिए हम मामा बांजा सॉरी जैसा तकल्लुफ़ नहीं करते। वो जिमल की वजह से परेशान है। वो पाकिस्तान आ चुका है काफ़ी दिन पहले और दारिया की कैद में था, लेकिन अब वहाँ भी सेव नहीं है वो शख्स। तो दारिया ने कहा कि उन्हें उनके यार के हवाले कर दें। माया का दिल जिमल के नाम सुने अजीब सी दर्दमंदी से भरा। वो अपने मसीहा की बहुत इज्जत करती थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दारिया और अयाद उनको माफ़ कर दें? शायद वो पछता रहे हों। एक बाप जितना बुरा हो जाए वो अपनी औलाद का दुश्मन तो नहीं होता ना। मतलब अगर आप इन दो को कहें तो शायद वो ये करने का सोचें। जिमिल का हवाला सुने तकलीफ़ के लम्हे हमीन की दिमाग की स्क्रीन पर घूमे। उसकी तमाम बुरे अमाल एक तरफ और माया का बचाव एक तरफ भारी पड़ा। मैं जानता हूँ माया आप क्यों चाहती हैं इस शख्स की माफ़ी। हमीन की आंखें माया पर जमी थी जिनसे वो घबरा गई। बेख्तियार हमीन का हाथ पकड़ लिया, मुट्ठी बना ली। दारिया का गुनाहगार ज़्यादा है, वो बहुत कीमत चुकाई है उसने। पता नहीं मज़ीद कितनी चुकाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ वो सारी ज़िंदगी जिमल की तकलीफ़ पर अपने दुखों से ज़्यादा तड़पी है। उसकी माफ़ी फूल की नरमी के संग अता हो जाती है अपने गुनाहगार को, लेकिन वो अपने प्यारों के मुजरमों को नहीं बख्शती। वो अब तक अगर जिमल से नाराज़ है ना तो इसलिए कि वो उसकी मम्मी को ना संभाल सका। उसके लाला से बाप के नाम का गरूर छीना और उसके बड़ी को बहुत मुश्किलात में डाला। आवाज़ मजबूत थी फिर भी खारी हुई। माया ने आंसुओं को बहुत मुश्किल से आंखों में दबाया। परेशान ना हो दारिया, अब कोई कीमत नहीं चुकाएगी। दारान है ना उसके साथ। वो नज़दीक हुई और हमीन के चेहरे से हथेली जोड़ी। उसका मुलायम यकीन दिलाना खूबसूरत था, मुकाबिल ढारस दे गया। ये बहुत बड़ी हिम्मत है दारिया की और शायद आखिरी भी। ये टूटी तो दारिया हमें दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। ना जाने के ऊपर इस बार हमीद चौहान के दिल को भी खबर हो गई थी कि उसकी लाडली बहुत कर्ब से गुजरने वाली है। आखिर उसका याद और दारिया से दिल जुड़ा था।
ایسا کچھ نہیں ہوگا، یقین رکھیں، میں کھیر دیکھ لوں؟ پیار سے وہ کہہ کر جانے لگی۔ جب حمید نے کلائی چکر کھینچا تو وہ اس کے کاندھوں پر بمشکل سنبھل کر ہاتھ ٹکاتی گرنے سے بچ سکی۔ حمید کیا کر رہے ہیں؟ میر موجود ہیں؟ مایا نے اسے ڈانٹا۔ ارے رومانٹک تھوڑا ہونے لگا ہوں پریگننٹ لیڈی، میں کہہ رہا تھا کشمش مت ڈالیے گا، مجھے بالکل پسند نہیں۔ فوری موصوف نے بہانہ مارا تو وہ ہنسی۔ اچھا جی، تو آپ کو کیا پسند ہے؟ مایا بھی بے تکلف ہوئے چہکی، مگر جواباً حمید کی نظروں کا اس کے خوبصورت ہونٹوں کی جانب زاویہ دیکھتے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور جیسے باغی حمید کی اداسی کا بینڈ اس کا اپنا کہا بجا گیا۔ وہیں حیات نے پہلے جہانگیر انکل سے رابطہ کیا اور پھر بارش کو ساری ڈیٹیلز دیں۔ فون وہ ڈریسنگ روم میں لے گیا تھا، وہیں بات کرتے ہی اپنے لیے کپڑے بھی نکالے کیونکہ وہ بابا سے ملنے جانے والا تھا۔ صفدر پاشا کے لوگوں تک جمل کی واپسی کی خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے لوگ وہیں حمید کے گھر کے کچھ فاصلے پر داریہ کے منتظر تھے تاکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جمل تک پہنچے، لیکن چونکہ اب حیات جانے والا تھا تو وہ لوگ نہ جانے کیا کرتے۔ ماول تب تک باہر ہی روم میں چکر کاٹے حیات کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نقص اختیار باہر نکلا تو فوراً سے اس کے پاس گئی۔ حیات کے اسپاٹ چہرے پر یوں نرمی آئی جیسے اچانک سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں۔ آپ اداس ہیں؟ ماول نے قریب رکتے جھجکتے پوچھا۔ تمہیں میرا چہرہ پڑھنا آتا ہے؟ کتنی بڑی خوشی ہے یہ میرے لیے، یہاں آؤ، تمہارے لیے گفٹ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑا کیے ڈرا سے جیولری کیس نکال کر اسے کھولنے لگا جہاں بہت خوبصورت گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری، نیک پیس اور ایئر رنگز تھے۔ یہ بہت پیارا ہے لیکن مجھے جیولری بالکل پسند نہیں ہے، آپ اس کی جگہ میرے لیے بہت سارے فلاورز لے آتے، پورا کمرہ بھر دیتے اور بڑا سا ٹیڈی میں دی۔ ماول نے اس کے تحفے کو ستائش سے دیکھا اور ویسے ہی بند کے حیات کی طرف دیکھنے لگی جو تمام تر توجہ اسی پر ڈالے دیکھ رہا تھا۔ فائن، ایسا ہی کروں گا۔ کچھ اور؟ تھوڑی پر ہاتھ جماتے دوسرا ہاتھ اس کی اطراف لپیٹا تو حیات کے خود کے قریب کرنے پر بوکھلائی، فوری ہتھیلی اس کے مہکتے سینے پر جمائی۔ اس کے علاوہ مجھے را ہنی پسند ہے، ہنی کام۔ میں نے بہت کھایا، پھر بھیا نے ڈرایا کہ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، تبھی کم کیا، مجھے وہ بھی لا کر دیں گے۔ ماول کے اشتیاق سے بتانے پر وہ اس عجیب لڑکی پر مسکرایا۔ اف، کیسے وہ چپ چپ ہی چیز کھا سکتی ہو تم، وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے ماول۔ حیات نے شاید کبھی چکھ رکھا تھا، تبھی ماول کو کھاتے سوچ کر کچھ ہوا دل کو۔ تبھی تو پسند ہے، آپ کو پتہ ہے ممی کا بھی فیوریٹ تھا، بابا بتاتے ہیں جب میں آنے والی تھی نا انہوں نے بہت کھایا، روز تقریباً، بس میں بھی تبھی سے فین ہو گئی۔ پلیز ملنگا، میرا دل چاہ رہا ہے۔ لاڈ سچ لہجے میں امڑا تو حیات نے سر اس بات میں ہلایا جس پر وہ ہستی سے لپٹ گئی، مگر جلد ہی سے احساس ہوا وہ اس میں قید ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کی مگر اپنی کمر پر جکڑے حیات کے ہاتھ اس کی جان نکالنے کو کافی تھے۔ چھوڑے نا، سانس بند ہو جائے گا۔ اس کے کان سے ہونٹوں کو جوڑے منت کی تو حصار ڈھیلا پڑا، لیکن اس نے ماول کو نکلنے کی اجازت نہ دی۔ اتنی پیاری کیوں ہو تم؟ اس کا چہرہ نہارتا بے خودی سے بڑبڑایا۔ ماول کے دل نے بیٹ مس کی تھی ان وارفتہ نگاہوں نے۔ میں پیدا ہی کیوٹ ہوئی تھی، اپنے کھلے بالوں کے ساتھ بہت سافٹ لک میک اوور کیے بہت فریش لگ رہی تھی، کافی پھیلے ملائم ہونٹوں پر چمکتا بٹر اسکاچ ٹینٹ لگا کر ویسے ہی تباہی مچا رکھی تھی، اوپر سے گردن کی اور سے آتی تیز خوشبو حیات کی آنکھوں میں پھیلی تشنگی کو واضح کر رہی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں نا تو پلیز واپسی پڑھنا میرے لیے ہنی کام کے ساتھ بہت سارے اسنیکس بھی لانا، اور ہاں کولڈ ڈرنکس بھی، چاکلیٹس بھی، اور آئی لو مارش میلو، وہ کیا ہے نا جی کے بنا نہیں رہ سکتی۔ حیات کا سارا خمار اس کی ان بچگانہ فرمائشوں سے اڑا۔ سمجھ نہ آیا یہ بیوی ہے چھوٹی بچی جسے چیزیں کھائے بنا سانس نہیں آئے گا۔ جی تم کسی کے بنا نہیں رہ سکتی سوائے میرے، لے آؤں گا۔ یہ نہیں، ہسبینڈ کو دعا کے حصار میں باندھ کر روانہ کرو۔ لز تھما دی اپنی چیجی کی۔ حیات نے اسے آزاد کیا اور منہ موڑتا اپنا فون اٹھا کر ساتھ ہی ریسٹ واچ بھی اٹھائے پہنی تو ماول نے اس کے قریب رکے فوراً سے سر پر دوپٹہ ڈالا اور آیت الکرسی پڑھ کر ٹھیک اس کی ناک پر پھونکی۔ حیات سے مسکراہٹ روکنی مشکل ہوئی۔ میں اب آپ کے بنا بھی نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دل سے ناراض ہوں، ضدی ہوں، پر آپ صرف میرے ہیں ملنگا۔ میں نے آپ کی ناک پر پھونک ماری ہے تاکہ آپ ہمیشہ یوں ہی مغرور رہیں، کبھی نہ جھکیں کسی کے بھی آگے، اور ویسے بھی جب سے ماول مل گئی اس کی تو نظر نہ جھکے، سر تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے جملے بول کر وہ حیات کے اندر طوفان مچا چکی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹے اپنے قریب کھینچ گیا تو وہ ڈر کر اس کی طلب کی ماری بوجھل آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، اس کی طرف لپکتے انداز میں اپنی بے بسی بتائی تو ماول نے ہمت کرتے اس کی گال پر اپنے لبوں کو لگاتے پیار کیا۔ داڑھی کی چبھن بھی سہ گئی۔ حیات کے اندر کی دیوانگی کو قرار دیا اس کے معصوم لمس نے۔ نیکسٹ تب جب میری چیچی آئے گی
फ़ौरन से इससे दूर हुए, हंसकर कमरे से भाग गई, जबकि हयात खान इस पहली अनायत परोश होने के बजाय तकलीफ से भर गया। अपनी इस जान से प्यारी मावल के साथ की ज़्यादती दिल में छेद करती महसूस हुई। मॉस्को में रात के 8 बज चुके थे। दारिया और दारान भी सोकर काफ़ी फ्रेश और रिलैक्स हो गए। डिनर 5 ने एक साथ किया और उसके बाद कॉफ़ी के सेशन के साथ मिलकर प्लानिंग की। रिजाल को होश में आने मत देना, दारान ने कॉल पर किसी आदमी को कहा और मगरूराना चाल चलता सब टीम के बीच आकर अपनी लीडर चेयर संभाले बैठा। रिजाल को 1 घंटे पहले ही दारान का प्राइवेट जेट मॉस्को लेकर पहुंच चुका था, जबकि रिजाल को उसके घर से सुबह ही बहुत राजदारी से दरवाजे से उठवाया गया। एक नोट लिखकर चौकीदार को थमा दिया गया, जबकि इस वक्त वो जलाद की TWE एथलीट अकेडमी में एक सेफ जगह पहुंचा दिया गया था। इस नोट में रिजाल की जानिब से अपनी खैरियत और अचानक मुल्क से बाहर जाने की रवानगी की इत्तला थी, ताकि उसके घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश न करें। उनके सामने टेबल पर ग्रेवल विला का पूरा नक्शा मौजूद था, जो सोन की तरफ से ही दारान को मौसूल हुआ। दारिया, तुम कल मैंडरीन होटल साइन इन करोगी। इस होटल में तुम्हारी एंट्री डिटेल में पहले ही बदल चुका हूँ हैकिंग से, क्योंकि तुम्हारी फ़्लाइट जिस टाइम मॉस्को उतरी, इसी लिहाज से ग्रेवल छानबीन करवाएगा। इसे लगना चाहिए तुम सीधी होटल गई हो। वहाँ से तुम ग्रेवल को अपने आने की इत्तला दोगी, इस न्यूज़ के साथ कि तुम अपने साथ 2 बहुत माहिर और भरोसेमंद एजेंट लाई हो। सबसे पहला काम दारिया को सौंपा। दारिया ने फौरी सर हिलाया, जबकि सब मुतजस्सिस थे कि ये एजेंट कौन होंगे। वो एजेंट होंगे बेला और यहिया। तुम दो अपनी गेटअप यकसर बदल लोगे और मज़हब होगा तुम दो का ईसाइयत। अपनी अपनी मेल्स चेक करो, मैंने ईसाइयत मज़हब की काफ़ी डिटेल तुम दो को भेज दी है। तारान की उंगलियां अपने सामने खुले लैपटॉप पर चल रही थी। यहिया और बेला ने एक दूसरे को देखा। इस वक्त आंखों में सिर्फ जलन थी, जबकि उमर अफंदी रिजाल चुगताई बनकर जाएगा। तारान के अगले जुमले पर उमर की आंखें फट गई। हैं, सॉरी सर, पर मैं सिर्फ कदमिस जितना हूँ, आप जानते हैं वो ग्रेवल के साथियों में है। मैं पकड़ा जाऊंगा जितना मर्जी गेटअप कर लूँ। उमर ने हैं तो कह दिया, पर फौरी संजीदा भी हुआ, और इसी लम्हे दरवाजे पर बेल हुई तो सब चौकस हुए। जाकर देखो। दारान के कहने पर उमर ही बाहर निकला, मगर जब वापस आया तो उसके हमरा 5 लोग थे। खुलिये इन सब के कैजुअल थे। उमर ने हिचकिचाते हुए उनके पीछे कदम बढ़ाए तो दारान को देखते मुअद्दब होते सर झुकाकर उसके बैठ जाने के इशारे पर बाकी 5 कुर्सियां संभाल गए। अब टेबल के गिर्द कोई कुर्सी खाली न थी। ये मिस्टर परवेज़ है, फेक फेशियल मास्क स्पेशलिस्ट। ये हाफ़ी है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। ये सोनजन है, DNA मास्टर। ये वाजिद है, हर किस्म की लाक तोड़ने का माहिर। ये मिस्टर जमी है, तमाम कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लम्हे में सुन कर देने के माहिर। अपनी हैरान टीम को अपने होनहार साथियों से मिलवाते दारान ने तारुफ दिया, पर उमर की हवा तो पहले वाले बंदे के तारुफ पर ही निकल गई। कहीं उसकी सर्जरी करवाने वाले हैं। जल्लाद सोच कर ही बेचारा कांप उठा। जारी है, नोट पढ़ लें अगले पेज पर। जी जनाब, कैसी लगी किस्त? तो आप लोग मिशन के लिए तैयार हैं? असल मिशन क्या है ये कल शायद ओपन हो। दारिया बहुत बड़ी डेंजर में जाने वाली है। क्या लगता है उसके डर यूं ही है, या फिर कहानी वाकई अपना रुख बहुत तेज़ी से बदलेगी? आकिब अनीम की कहानी अब शुरू होगी, जो आहिस्ते से एंड तक खूबसूरत हो जाएगी। जबकि मुश्किल में शायद हयात भी है, लेकिन दारिया की जगह उसका खास शागिर्द बारिस है ना, वो संभाल लेगा सब। कौन सा सीन बेस्ट लगा, कौन सा डायलॉग मज़े का लगा, ज़रूर बताएं। क्या जिमल हैरो ऑफिस से जहांगीर के पास पहुंच जाएगा? भाई यार की शादी भी तो यार ने करवानी है। चैनल ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब कर लें सब, ताकि आपको किस्त और चैनल शो होता रहे। तो हम मिलते हैं मज़ेदार सी 66 एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिया करें। और अब तो रिस्पॉन्स बढ़ा दें, मेरी एक तो वीडियो वायरल नहीं जाती, पता नहीं क्या मसला है। इतनी मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन खैर आप दुआ कीजिए कि हो जाए। चलें तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।